आज हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हमीरपुर अनुराग ठाकुर जी, जो हमारा आज का बुद्धिजीवी सम्मेलन ऑन बजट 24, जिसमें कि भारत सरकार की उपलब्धियां और 2047 से पहले भारत को विकसित भारत कैसे बनाना है, उसका एक बजट के अंदर रोड मैप दिया गया। अब देखेंगे इस बजट में मोर देन 20 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्टली 11 लाख करोड़ और बाय द वे ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अदर सेक्टर्स। तो इसको आप देखेंगे टोटल 20 लाख करोड़ का ये एक्सपेंडिचर बजट है। तो इससे चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, डिफेंस हो, हर फील्ड को कवर किया गया। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट काम कर रही है, मुझे लगता है विकसित भारत का सपना हम 2047 से पहले पूरा कर लेंगे। आज हमारे बीच में इस विषय को लेकर अनुराग ठाकुर जी चंडीगढ़ आए और इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो इस विषय पे ये आपके सामने अपनी बात रखेंगे। सम्मानित मंच, नमस्कार देवी और सज्जनों। सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ मीडिया का आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना कीमती समय रविवार के दिन भी निकाल कर आए। आज का विषय भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं आप सबके समक्ष आया हूं। भारत की स्वस्थ अर्थव्यवस्था की राष्ट्रनीति, भारत की स्वस्थ अर्थव्यवस्था की राष्ट्रनीति ही मोदी सरकार की शानदार राजनीति का प्रमाण है। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर, सुशासन के नए आयाम स्थापित करके देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और अगले 5 वर्षों के भीतर देश को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट पेश किया है। और अगले 25 वर्षों के अंदर 2047 से पहले भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ये भी पूरा करेंगे। और उसका रोड मैप यहां पर दिखता है। बजट का लोक लुभावना होना यह आवश्यक नहीं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि देश की अर्थव्यवस्था संतुलित और स्वस्थ हो, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो विकसित भारत बनेगा। और अगर आप इस बजट पर एक प्रकाश डालें, 2014 में कांग्रेस का यूपीए के समय जो बजट आया वो 16,65,000 करोड़ रुपए था। आज अगर इसको आप देखेंगे तो 48,21,000 करोड़ रुपए का हो गया। और अगर आप कुछ मंत्रालयों का भी आपस में देखें, पहली बात तो इतनी बड़ी छलांग 10 वर्षों में आना, 3 गुना साइज बढ़ना बजट का। दूसरा, जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी अगर आप पिछले 3-4 वर्षों में देखेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आया। 5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ और अब 11,11,111 करोड़। ये मात्र 4 वर्षों में इतनी बड़ी छलांग। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना सरकार का होता है तो उससे जहां एक और प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी आएगा, रोजगार सृजन होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारा आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। और जो विकसित भारत के लिए हमें आधारभूत ढांचा चाहिए वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से मिलेगा। जॉब क्रिएशन तो होगी, डिमांड भी और जनरेट होगी। एक और मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं,
अगर इसके साथ साथ देखिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी इस वर्ष 4.9% रहेगा, 4.9% फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। और अगले साल के लिए हमने 4.5% इसको रखा है, टारगेट किया है। दूसरी ओर जहां इन्फ्लेशन की बात आती, महंगाई की, वो भी स्थिर है, नियंत्रण में है और इसको 4% का लाने का प्रयास है। दुनिया भर के देशों में महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ी कोविड के टाइम, और उसके बाद भी सरकार के प्रयासों के कारण इस पे नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया। अगर मैं कुछ सेक्टर्स को लेके बात करूं, उससे पहले किसी भी देश के लिए उसके फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे हैं वो भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है। हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की बन गए, तीसरे नंबर की बनने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव ये है कि हमने देश के खजाने को भरा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वो 320 बिलियन डॉलर से बढ़कर 666 बिलियन डॉलर हो गया। इन 2014 it was 320 billion dollars. Forex reserve has gone up to 666 billion dollars today, highest ever. साथ ही साथ हमारे जो युवा वर्ग है, दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी अगर आज भारत में है, तो उनके लिए अच्छी एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। स्किल के लिए अलग मंत्रालय खोला गया और यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नए आयाम स्थापित हो और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। तो जहां एक और शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार के अवसर बढ़ाए, वहीं इंटर्नशिप के लिए भी पहली बार इतनी बड़ी योजना कोई सरकार लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बजट में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल एंटरप्रेन्योरशिप इस सब के लिए किया गया है। इस पे मैं अगर थोड़ा विस्तार में आपको बताऊं, हमारे जो स्किल सेक्टर में जो नया कोई व्यक्ति रोजगार जिसको मिलता है, हर उस नए रोजगार पाने वाले को 15,000 रुपया केंद्र की सरकार देगी, जो एक महीने के, मान लो किसी की 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम सैलरी, तो उसको 15,000 रुपया 1 मंथ वेज के रूप में एक तरह से उसका एक पोर्शन उसको हम लोग देने वाले हैं। इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। और इसके अलावा जो दूसरा है प्रोविडेंट फंड वाला EPFO इंसेंटिव, वो मैन्युफैक्चरिंग में हम बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए लाने वाले हैं, जिसके लिए 30 लाख युवाओं को उससे लाभ मिलेगा। तीसरा है EPFO कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर को देनी पड़ती थी। मान लो मैं नौकरी देने वाला हूं, तो उसके लिए जो मदद मिलेगी वो 3,000 रुपया महीना एक व्यक्ति के पीछे अगले 2 साल तक उसको मिलेगा। यानी कि 24 महीनों तक 3,000 रुपया महीना नई जो भर्ती वो अपनी कंपनी में करेंगे उनको मिलेगा। और इससे लगभग 50 लाख नए रोजगार के सृजन होगा। अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल किया जाएगा, कौशल विकास उनका किया जाएगा और 1,000 से ज़्यादा ITIs को अपग्रेड किया जाएगा आज की डिमांड के अनुसार। आज की जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अनुसार हम ITIs को अपग्रेड करने जा रहे हैं। इंटर्नशिप जो है, ये 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का काम किया जाएगा और इनको इंटर्नशिप देश की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, प्राथमिकता उन पर देकर किया जाएगा। मान लीजिए किसी को 1 साल के इंटर्नशिप करनी है तो उसको 5,000 रुपया महीना स्टाइपन देने की, और हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्री 5,000 रुपये महीना स्टाइपन भी दे और 6,000 रुपया एक मुश्त उसको मदद के रूप में मिलेगा। इससे अगले 5 सालों में इंटर्नशिप का लगभग 1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। जिन युवाओं को किसी स्कीम का लाभ नहीं मिला, अगर उनको देश के किसी शिक्षा केंद्र में शिक्षा लेनी है और उसको एजुकेशन लोन चाहिए,
तो 10 लाख रुपए तक का ऋण भी उसको मिलेगा एजुकेशन लोन के रूप में, और 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट में छूट भी उनको मिलेगी, ब्याज में मुक्त मिलेगा। और इसी तरह से 7.5 लाख रुपए तक मॉडल स्किल लोन स्कीम के अंतर्गत 25,000 युवाओं को भी इसमें लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज क्योंकि दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां वो स्लो डाउन कर रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी, और हमारा प्रयास है कि अगले 10 साल तक लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की हो। उस दिशा में हमारे कदम है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट को भी लगातार कम किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंटर्नशिप, स्किल्स, इन सब के लिए नए अवसर खड़े किए जा रहे हैं। अगला जो मैं विषय लेना चाहता हूं वो राज्यों को जो हमने मदद की है, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग हम उनको देने वाले हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए उनको अगले 50 साल के लिए मिलेगा बगैर इंटरेस्ट के। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने 2 बार 1-1 लाख करोड़ रुपए की मदद राज्य की सरकारों को की, और उसमें कुछ टारगेट्स देते हैं कि आपको ये बदलाव करने होंगे। इसमें राज्य का भी लाभ होता है और ओवरऑल सिस्टम को सुधारने का अवसर भी मिलता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा बजट 2,66,000 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया। इसमें से जो अटल जी के समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई, इस बार उसको 25,000 करोड़ रुपए आज तक का सबसे ज्यादा इसमें दिया गया, ताकि और गांवों को इसके साथ जोड़ा जा सके। वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व विकास की हम बात करें, 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। हर क्षेत्र में नारी शक्ति का एक बड़ा योगदान हो। आज दुनिया की सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है। आज हमारी सेनाओं में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। बैंकिंग सेक्टर से लेकर, शिक्षा से लेकर अन्य सेक्टर्स में महिलाएं आगे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1 करोड़ बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं, और 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का हमारा टारगेट है, जो अगले 2 सालों में हम लोग पूरा करेंगे। और यही नहीं, आज अगर जैसा मैंने कहा कि वुमेन पायलट दुनिया के सबसे ज्यादा आज भारत में है, हर क्षेत्र में नारी बहुत आगे बढ़ी है। और वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व विकास, हम इस पर और बल दे रहे हैं। और नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण अगर पार्लियामेंट में भी, संसद में भी और विधानसभा में भी किसी ने दिया, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा सफलता पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार को मिली। अब तक इसमें 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण मिलते थे, और बगैर गारंटी के मिलते हैं। केंद्र सरकार मोदी जी की गारंटी चलती है। अब इसको 10 लाख से इसकी सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। इसका मतलब 20 लाख रुपए तक आपको बगैर जमीन, घर गिरवी रखे ऋण मिलेगा, और आप अपना रोजगार, कारोबार कर सकते हो। लगभग 34 करोड़ ऋण अब तक मिल चुके हैं। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए इन ऋण के माध्यम से देश की जनता को मिला है, जो अपना कारोबार, स्वरोजगार खड़ा कर पाए हैं। इसी तरह से ही रोजगार, कारोबार के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 100 ऐसे शहरों को चुना जाएगा, जिनके शहर में या शहर के आसपास ऐसे इंडस्ट्रियल हब खड़े किए जाएंगे, जहां पर प्लग एंड प्ले मॉडल हो, इन्वेस्टमेंट रेडी सब कुछ हो, आप आएं, अपना उद्योग लगा के कामकाज शुरू करें। उस दिशा में हमारा काम रहने वाला है। हमारे अगर स्पेस सेक्टर को देखा जाए, स्पेस सेक्टर में भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए किया गया है कि वहां पर उस सेक्टर को और बूम मिल सके। और इस सेक्टर में भारत ने नई छलांग लगाई है। आज दुनिया भर के देश अपने सैटेलाइट लॉन्च को करने के लिए, देखिए तो भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत बहुत कम्पिटिटिव है। कम पैसे में यहाँ से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है,
और वेंचर कैपिटल फंड के लिए जो 1000 करोड़ रुपया स्टार्टअप इसके लिए स्पेस सेक्टर के लिए दिया गया है, इसमें हमें और हजारों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आने के अवसर मिलेंगे। अब चंद्रयान मिशन की सफलता देखिए, दुनिया में पहला देश भारत बना जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जाकर पहुंचने का काम किया, वहां पे भी तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। स्टार्टअप एक और सेक्टर है, वहां पे मोदी सरकार ने शुरू से ही देश के युवाओं की क्षमता को और बढ़ाने के लिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बल देने के लिए बार बार पॉलिसीज में उनका सहयोग किया है, चाहे वो इनकम टैक्स की छूट हो, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति हो, ऐसे अन्य कदम पीछे 5 सालों में उठाए गए। हमारी 350 स्टार्टअप से बढ़कर आज 1,20,000 स्टार्टअप हो गए। दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन गया। स्टार्टअप इंडस्ट्री की डिमांड थी कि एंजल टैक्स को खत्म किया जाए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बजट में एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। ये युवाओं के लिए एक बड़ा योगदान। और हमारे जहां तक सोने की बात है, चांदी की बात है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी को कम किया गया 6% तक लाने के लिए, प्लैटिनम को 6.4% तक, और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन हो, चार्जर हो, बाकी सब हो, इन पे भी लगभग 15% तक बेसिक कस्टम ड्यूटी को लाया गया है, जिससे सोना और आपके मोबाइल फ़ोन और इसके एसेसरीज जो हैं वो इसमें और कमी आई है, यानी कि इसके दाम और गिर रहे हैं। इससे आम जनमानस को भी लाभ मिलेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है, ये बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप के लिए जो किया गया है, 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसके अंतर्गत। और ये जो कॉमन फाइनेंसिंग प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल में जाने वाली बात है, इससे भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर को और बल मिलेगा। बहुत सारी नई इंडस्ट्री 4.0 की जब हम बात करते हैं, उसमें भारत भविष्य के लिए तैयार हो, उसको भी बल मिलेगा और हमारे कई अन्य क्षेत्रों को लाभ मिल पाएगा। जहां तक मैं अपने सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स की बात करूं, 4 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को इसमें लाभ मिलेगा, जहां स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन सरकारी कर्मचारियों को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, और पेंशनर्स के लिए जो डिडक्शन है उसको भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया है। इससे लगभग उनको जहां एक और लाभ तो मिलेगा ही, वहीं दूसरी ओर जो न्यू टैक्स रेजीम है वो एक बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र काफ़ी टैक्स पेयर्स के लिए बना है। उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे लगभग 17,500 रुपया एम्प्लॉयज़ को उसका भी लाभ मिलेगा, सालाना उसको बचत होगी। जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को भी हमने लागू किया। ना केवल रिपोर्ट को लागू किया, सुनिश्चित किया कि लागत प्लस 50% मुनाफा कम से कम किसानों को मिले। एमएसपी की जितनी भी घोषणाएं हमने पिछले 5 सालों में की और अब सरकार बनने के बाद भी की, वो लागत प्लस 50% मुनाफे से ज़्यादा है। और सरकार बनने के ठीक 1 महीने के अंदर ही हमने 20,000 करोड़ रुपया देश के किसानों के खाते में और जमा करवाया। पीएम किसान सम्मान निधि का वो बढ़कर 3,20,000 करोड़ रुपया हम अब तक देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से दे चुके हैं। इस बार का बजट अगर आप तुलना करके देखेंगे, कृषि का बजट कांग्रेस के समय बजट था यूपीए की सरकार में 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में। आज बजट है 1,54,000 करोड़ रुपया। If you compare it with the Congress or the UPA regime, in 2013-14, their agriculture budget was 27,662 crore rupees, and today NDA government budget for this fiscal is 1,54,000 crore rupees. इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि कैसे हमने किसानों के लिए काम किया। अगले कुछ सालों में हम लोग 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की ओर प्रेरित करेंगे, उस दिशा में वो आगे आए। दूसरा जो देखा जाए तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक मिलता रहेगा, इसका भी प्रावधान किया है। वेजिटेबल सब्जियां उगाने में और बढ़ोतरी हो, प्रोडक्शन
स्टोरेज एंड मार्केटिंग, तीनों पर बल दिया गया है। सब्जियों के भी, दलहन तिलहन के भी, पल्सेस ऑयल सीड हो उसको भी लेके आत्मनिर्भर हम बने, सब्जियों की भी कोई कमी ना हो और दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़े ना और किसान को बहुत ज़्यादा कम दाम मिले ना। इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और मार्केटिंग की सुविधाएं भी और ई मार्केटिंग सुविधाएं भी उनको और प्रावधान करवाएंगे। इसमें मैं कहना चाहता हूं 1 लाख करोड़ रुपये हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दिया था, जिसका लगभग 33,000 करोड़ अब तक खर्च हो चुका है। आगे और इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि जहां खपत ज़्यादा है सब्जियों की, उसके आसपास ही उसका भंडारण और उसकी पैदावार को और बढ़ाया जा सके, ताकि ढुलाई में भी कम खर्चा हो और इसकी स्टोरेज के फायदे किसान को भी मिल सके। उस दिशा में हम आगे बढ़े। विषय तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रेक दे के आपके सवाल भी कुछ ले लेता हूँ, ताकि आपके मन में कुछ है तो। जैसे जन विश्वास बिल हम पहले भी लाए थे, जो हमारे टैक्स केसेस पुराने हैं वो एक अवसर मिलता है उसको ख़त्म करने का। इस बार फिर उस तरह से 2.0 लेकर आए हैं ताकि टैक्स के ऐसे केसेस से आपको राहत मिल सके। सवाल किसी का कोई? अनुराग जी, आप कह रहे हो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट लागू नहीं हुई, इसको लागू किया जाए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, स्वामीनाथन कमेटी जी की रिपोर्ट यूपीए के समय आई और यूपीए सरकार में ना सोनिया जी, ना राहुल जी, ना मनमोहन जी, तीनों उस रिपोर्ट पर बैठे रहे, कोई काम नहीं किया इन्होंने। ये जानबूझकर किसानों का यूपीए कांग्रेस की सरकार भला नहीं करना चाहती थी, उस पर बैठे रहे, रिपोर्ट का लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू किया और एमएसपी खरीद में लागत प्लस 50% मुनाफा हम लोग देते हैं। और मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, यूपीए के 10 साल में एमएसपी खरीद 5.5 लाख करोड़ की हुई, एनडीए की सरकार में एमएसपी खरीद 18,40,000 करोड़ की हुई 10 साल में। इतना अंतर है, ये बड़ा फर्क है। और अगर आप इसके एक एक पहलू को देखेंगे, जैसे मैंने बजट का बताया कि उनका 27,000 करोड़, हमारा 1.5 लाख करोड़। इनके समय फसल बीमा योजना में कुछ ना के बराबर नहीं मिलता था, हमने 1.5 लाख करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा दिया है। इनके समय 5,500-6 हज़ार करोड़ रुपया सिंचाई योजना पे खर्च, हमने 15,500 करोड़ रुपया खर्च किया है। बैंकों से किसान को 7,30,000 करोड़ रुपया मिला 2013-14 में, हमारे समय पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया मिला, 3 गुना ज्यादा। हमारा लगातार प्रयास है कि किसान की आय को हमने दोगुना करने की ओर लेकर जाना है, उसकी लागत को कम करना है, उसके मुनाफे को बढ़ाना है, उसको स्टोरेज की क्षमता भी साथ में देनी, यानी कि उसकी लागत भी कम हो, स्टोरेज की सुविधा मिले और मार्केटिंग उस समय करे जब मार्केट में अगर दाम कम मिल रहा है तो स्टोर कर सके और पर्याप्त समय पर अपने सब्जी को, फल को, अपने उत्पाद को बेच सके, उस दिशा में बढ़े। नीति आयोग की मीटिंग होती है, नीति आयोग की मीटिंग होती है, उसमें अपोजिशन के जितने मिनिस्टर हैं वो काउंट करते हैं, हिमाचल चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहाँ जाने का फायदा क्या, जब बजट में किसी भी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहाँ पर प्रावधान नहीं होता, पैसे नहीं मिलते, तो जाने का फायदा क्या है? मुझे लगता है कहीं वो विचारहीन तो नहीं हो गए, विचारों की कमी हो, सुझाव की कमी हो, या इच्छा की कमी है। इच्छा शक्ति नहीं है कि विचारहीन है, या केवल राजनीति करने के लिए अब नीति आयोग का मंच को भी विपक्ष कर रहा है। हम भी विपक्ष में रहे, केंद्र की सरकार भी उस समय प्लानिंग कमीशन होता था, हमारे मुख्यमंत्री भी आते थे, अपना विषय रखते थे, माने ना माने उस समय की बात, हर व्यक्ति अपना सुझाव देता है। बजट से पहले भी हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, वित्त मंत्री हमारे यहाँ भी आई, हम लोगों को भी वहां पे बुलाते हैं। इसी तरह से ही नीति आयोग भविष्य के लिए किन योजनाओं पे काम करना है, वो फीडबैक मैकेनिज्म अगर राज्यों का नहीं होगा और राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि क्या अपने आप को आज इस सिस्टम से केवल इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि उनको एक राजनीति करनी है। हमने पिछले कुछ वर्ष पार्लियामेंट में भी ऐसे देखे कि विपक्ष केवल हंगामा चाहता था, बायकॉट चाहता था,
जो सड़कों पर हंगामा कर सकते थे वो सदन में जाकर करते थे। सदन चर्चा के लिए है। इसी तरह से नीति आयोग का प्लेटफॉर्म चर्चा के लिए है, फीडबैक के लिए है, पॉलिसी मेकिंग के लिए है। हाँ नेहा, पंजाब के सीएम के भी अभी भी इश्यू हो गया है, उन्होंने यही बोला कि बजट में जिक्र तक नहीं किया गया पंजाब का, और हिमाचल के भी सीएम ने यही कहा है कि इतनी जिक्र तक नहीं है। तो अगर मुझे इलैबोरेट कि व्हाट इज द बजट फॉर पंजाब एंड हिमाचल। मैं आपको दो बातें करता हूँ। ये यूनियन बजट है, इसमें एक एक राज्यों को लेकर बजट की डिटेल नहीं दी जाती। मान लो मैंने आपको एग्रीकल्चर में 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया, 1,48,000 करोड़ रुपया हमने शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए दिया, 2,66,000 करोड़ रुपया हमने रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया, 6,62,000 करोड़ रुपया आज तक का सबसे ज्यादा हमने डिफेंस के लिए दिया। तो क्या उसकी एक एक चीज बताई जाए कि बॉर्डर विलेज रोड वहां पे बनने वाली है तो किस राज्य के किस जिले में बनेगी? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ 77 साल में। तो इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसी राज्य के साथ कोई पक्षपात ना किया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चलते हमने लगातार संघीय ढांचे को और मजबूत किया है। और पंजाब के लिए मैं कह दूं, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को जो रोज पेच फंसाए रखते हैं गवर्नर साहब के साथ या अपनी ऊंची राजनीति करने के लिए, मैं इतना उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे हजारों करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए, पंजाब सरकार ने जब वो किया वो देश आज तक भूला नहीं है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। हमने तो दिल बड़ा करके तब भी एम्स हो, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर हो, 32,000 करोड़ रुपए की सड़कें हैं, विकास के केंद्र। मैं सड़कों की लंबी सूची आपको पढ़ सकता हूं, मेरे पास सारा खाता है। लेकिन क्या अब राज्य स्तर पे आ जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, इनकी 10 साल यूपीए की सरकार रही, तुलना करके बताइए उस समय क्या मिला और आज पंजाब को क्या मिला है। हम सीना ठोक कर कहते हैं पंजाब को अगर किसी ने दिया तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हाँ जी दिनेश जी बोलिए, आप पूछना। सर आपने कहा कि 1.5 लाख करोड़ राज्यों को दिया गया है बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के डेवलपमेंट कार्य के लिए। तो ये जो आरोप सब लगते हैं कि महज 1-2 राज्यों पर ही बजट केंद्रित था, बिहार का नाम आता है, आंध्र प्रदेश का नाम आता है, बाकी राज्यों के लिए कोई परियोजना बजट में जैसे अनाउंस बिहार है, आंध्र प्रदेश के लिए वैसे दिखाई नहीं दी। इसी को मैं ऐड ऑन करूंगा। बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि पक्षपात किया गया है, इनइक्विटेबल और डिसअपॉइंटिंग। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर आप केवल रेलवे का बजट भी उठाकर देख लेंगे तो जितना यूपीए ने 10 साल तो छोड़िए, जितना यूपीए ने 30 साल में कांग्रेस ने मिला के नहीं दिया होगा उससे ज्यादा हमने इस साल दे दिया है। अब क्या बात करते हैं साहब? जिस तरह के सड़कों का, रेलवे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास हमारी सरकार के समय हुआ, उसकी कांग्रेस के 10 वर्षों की तुलना भी करेंगे तो कहीं सामने खड़े नहीं होते। केवल बोलने से नहीं काम चलेगा, आंकड़े आते हैं। आपने रेल मंत्री का भी प्रेस नोट देखा होगा और बताया गया, मेरे मान लीजिए हिमाचल के भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है, कांग्रेस के 10 साल में मिलाकर भी 100 करोड़ रुपया नहीं आया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। एक साल में हमें 2-2 हजार करोड़ रुपया उसके लिए मिल रहा है। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए भी मिला है, कई गुना ज्यादा मिला है। और मैं चाहूंगा कि मैं आज जाने से पहले यहां पे आंकड़े देखकर जाऊंगा, आपकी प्रेस रिलीज में भी आने चाहिए। एलिगेशन ये लग रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, लेकिन पंजाब में लास्ट ईयर इतनी बाढ़ आई है, सब कुछ हुआ है, पंजाब को भी स्पेशल पैकेज उसका एक फॉर्मूला डिवाइड है। हिमाचल में भी आया, उत्तराखंड में भी आया। देश में जहां पर भी आपदाएं आती हैं वहां पे होम मिनिस्ट्री की टीम जाती है, उसका दौरा करती है, राज्य की सरकारें अपना एस्टीमेट देती है, उसका आंकलन करने के बाद केंद्र सरकार एनडीआरएफ में से उसको पैसा देती है। उसको सिस्टम इन प्लेस है, यूपीए के समय से है, और ये हमने नहीं, उनके समय से जो बना है वही हम आज तक लागू करते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पंजाब ने कहा है कि उन्हें भी पहाड़ी राज्यों की तरह स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, जो कि सेंटर ने नहीं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं
मेरा वैसे गिला एक आपसे भी चलो मैं कर सकता हूं, आप तो मेरे भाई हो। अब ये सत्ता में आने से पहले कहते थे कि अगर वो एमएसपी नहीं देंगे तो मेरी सरकार एमएसपी देंगे, कहते थे। भगवंत मान जी नहीं कहते थे। इनकी जो मंत्री बनी महिला विधायक वो भी कहती थी, नहीं कहती थी। आज कहां है जी उनका एमएसपी? कितने किसानों को दिया पंजाब में? आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इन्होंने। झीलों का शहर बनाना था इन्होंने दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे युवा हमारे साथी एक बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं देश की राजधानी में। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे थे, क्या पता था वो बेसमेंट उनको निकल जाएगी। ये है उनका झीलों का शहर। ये किस तरह की राजनीति है। सर, एक जैसे आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, किसानों के लिए आपने इतना उनका इनकम भी डबल हुई है और आपने एमएसपी भी दिया, लेकिन एक किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा सर? ये कब तक, क्या उनकी बात सरकार को समझ नहीं आ रही? आप भी कुछ प्रयास करो, हम भी कर रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी गई है, तो उनको बुला करके समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किसानों की जिस तरह से अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उनको दिल्ली तक नहीं जाने दिया जा रहा। आए मैडम, चंडीगढ़ हम चुनाव से पहले भी आते रहे, काफी तो मीटिंग्स हुई, ऐसे आगे भी होती। सरहदों पे हैं, यहीं पे बैठे शंभू बजट पे आज चर्चा कर लेते हैं, बाकी आज बजट पे चर्चा कर लेते हैं। Any other हैव question? क्वेश्चन? धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। Thank you, doctor. हो गया, थैंक यू, मैंने कर दिया। चलो।